दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों मुझे भरोसा है कि आपकी तैयारी अंतिम चरण में होगी और आप लोग पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार हो गए होंगे। देखिए, परीक्षा से पहले एक सबसे बड़ी परीक्षा तो यह होती है कि आपके अंदर धैर्य कितना है। धैर्य की परीक्षा, परीक्षा पर विजय प्राप्त करने की सबसे बड़ी परीक्षा है। ठीक है ना? जितना आपके अंदर आत्मनियंत्रण रहेगा, जितना आप मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे, घबराहट नहीं रहेगी, धड़कनें नियंत्रण में रहेंगी, उतना बेहतर पेपर आपका जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, तो आप निश्चिंत होइए और हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि समय अब बहुत थोड़ा सा बचा है परीक्षा के लिए। हल्की फुल्की चीजें पढ़ते रहिए। हम भी आपके लिए करंट अफेयर्स के 200 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं इस समय, जिससे मेरा मानना है कि जब आप रास्ते में जाएं, कहीं भी परीक्षा देने, सबका सेंटर इधर उधर है, तो कोई भी घर से निकले तो अपना हल्की फुल्की चीजें देखते जाए और आप करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेंगे चलते फिरते। ठीक है? एक और वादा आपसे रह गया था यूजीसी से संबंधित। तो देखिए, यूजीसी से जो भी प्रश्न अभी तक हमारे हायर एजुकेशन में पूछे गए हैं वो सब हमने रीड किया है। ठीक है? तो यूजीसी के लिए एक उपयोगी वीडियो मैं कल किसी टाइम उपलब्ध करा दूंगा, और बहुत संक्षिप्त वीडियो रहेगा लेकिन आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त रहेगा, और उसको भी आप आधा घंटा समय निकाल के कभी भी देख सकते हैं। ठीक है? तो निश्चिंत रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर्स की यह वीडियो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में देख लीजिए। आप उसको चलते फिरते थोड़ा आराम करते हुए आप इसे पूरा देख सकते हैं, और मेरा प्रयास है कि आपकी परीक्षा के अनुरूप इसमें प्रश्नों को मैंने रखा है, और मेरा प्रयास है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने पाए। ठीक है? तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से इन तथ्यों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किसे हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब बताइए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो यह जरूरी है, तो यह देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो देखिए, हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो दिया गया है वह मृदुलिका झा को दिया गया है। ठीक है ना? ए ऑप्शन सही है। और मृदुलिका झा जो है यह आज तक की पत्रकार है। ठीक है? आप जानते हैं आज तक न्यूज चैनल को, आज तक की यह पत्रकार है, और हरियाणा के जो युवा डंकी मार्ग के द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे थे, उस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उस मामले को आप कह सकते हैं कि प्रकाश में लाने के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया है, डंकी मार्ग। ठीक है? डंकी मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं कि इस समय डंकी मार्ग बहुत चर्चा में रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए बहुत खतरनाक रास्तों के सहारे जो है यात्रा करते हुए अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करना चाह रहे थे। ऐसे ही मार्गों को डंकी मार्ग कहा जाता है। अब देखिए, डंकी मार्ग का जो वास्तविक इसकी परिभाषा है वह है कि अवैध या अनधिकृत रास्ते से जिसका उपयोग लोग अक्सर विदेशों में प्रवेश करने के लिए करते हैं, जिसमें विशेषकर ऐसे देशों में जहां से वीजा या इमिग्रेशन की प्रक्रिया कठिन होती है। तो जहां से वीजा नहीं मिलता है वहां लोग अनधिकृत रूप से प्रवेश करना चाहते हैं, और उस समय वह जिस रास्ते का प्रयोग करते हैं उसे डंकी मार्ग कहते हैं। ठीक है? तो इसी को प्रकाश में लाने के लिए इन्हें, मृदुलिका झा को, यह पुरस्कार रामनाथ गोयनका पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना? याद रखिएगा, आज तक की पत्रकार है ये। दूसरा पुरस्कार है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है आपको यह बताना है। तो आप जानते हैं कि जो एबल पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह गणित का नोबेल कहलाता है। एबल पुरस्कार को क्या कहते हैं? इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इस बार जो 2025 का गणित का नोबेल या एबल पुरस्कार दिया गया है वह मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ठीक है ना? और यह जापान के गणितज्ञ हैं। कहाँ के हैं? जापान के गणितज्ञ हैं, और यह जो है प्रोफेसर भी हैं गणित के। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए, पी श्रीरामुलु की 58 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है यह अमरावती में स्थापित की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब देखिए, पी श्रीरामुलु कौन थे? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और यह महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी थी। ठीक है ना? इन्होंने नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अब इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वह तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर इन्होंने आमरण अनशन किया था। ठीक है ना? और आमरण अनशन की बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब देखिए, पी श्रीरामुलु की जो प्रतिमा है उसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? सिर्फ 58 फीट है। क्यों 58 फीट है? क्योंकि इन्होंने जो आमरण अनशन किया था वह 58 दिनों तक आमरण अनशन किया था। ठीक है ना? 58 दिनों तक पी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था, तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, वो इन्हीं की मांग के आधार पर हुआ था। आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है? तो ये 58 फीट, इनके 58 दिनों के आमरण अनशन के कारण इस प्रतिमा
तक की ऊंचाई रखी गई है, ठीक है ना। और यह प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है नितुम्बो नंदी नदैतवा, ठीक है। नितुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आपको यह बताना है। तो देखिए, यह बनी है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। नितुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? अब देखिए, इसमें एक प्रश्न का उत्तर और आपको मिल सकता है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, तो वह है भारतीय टीम, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो गया। अब देखिए, इस भारतीय टीम को बीसीसीआई ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? तो वह पुरस्कार है 58 करोड़ रुपया, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है, विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वह वर्ष 2024 के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए यह प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक खास बात और है कि एक तो यह पहले व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा में अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये 12वें व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले यह 12वें व्यक्ति हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है? 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बस इतना बहुत है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है कि कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है, ठीक है ना। तो फीफा विश्व कप 2026, ठीक है, इसके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान का मतलब कि जिसकी मेजबानी में आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो गैर मेजबान देश। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि मेजबान देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2026 तीन देशों में आयोजित हो रहा है, उसमें एक है कनाडा, दूसरा है मैक्सिको, ठीक है, कनाडा है, मैक्सिको है और तीसरा है यूएसए, ठीक है। इन तीन देशों में फीफा विश्व कप का 2026 का आयोजन होना है। और देखिए, जिस देश ने क्वालिफाई किया है और वह गैर मेजबान देश है, वह पहला देश कौन सा है? तो वह है बेलारूस, ठीक है ना। तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश है बेलारूस की टीम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है कि किस देश ने मोजी, इस नाम को याद रखिएगा, मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। देखिए, आपसे यह प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो वह है मोजी, ठीक है ना। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो वह चाइना ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, देखिए, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? ठीक है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, तो यह दलाई लामा को दिया जाएगा। बी ऑप्शन सही है, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आपको यह बताना है। तो देखिए, वह बनी है क्रिस्टी कावेंट्री, ठीक है, सी ऑप्शन है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्रिस्टी कावेंट्री जो है यह आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और ओलंपिक के इतिहास में लगभग 130 साल का इतिहास है, यह पहली महिला अध्यक्ष है। 130 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह किसका स्थान लेने वाली है? यह स्थान लेने वाली है थॉमस बाक का, ठीक है। इसके पहले थॉमस बाक जो है यह आईओसी के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लेने वाली है। और क्रिस्टी कावेंट्री किस देश की रहने वाली है? तो यह जिम्बाब्वे की रहने वाली है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए आज का 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आप जानते हैं कि जो लंदन स्थित सेंट्रल बैंक है उसने भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसमें 360 डिग्री का परिवर्तन हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है। और आप जानते हैं कि जो भारत का यूपीआई का पेमेंट है यह दुनिया का सबसे अधिक पेमेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब इसके बारे में बहुत सी बातें हैं लेकिन वर्तमान में आपकी परीक्षा के लिए बस इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी, याद रखिएगा पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, इस बात को बताना है आपको। पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। अब देखिए पीएम वाणी को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पीएम वाणी, ठीक है, WANI। अब देखिए पीएम वाणी का जो फुल फॉर्म है, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री हो गया और वाणी का मतलब है वाईफाई। देखिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। अब आप समझ गए कि जो पीएम वाणी योजना है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है पीएम वाणी का जो फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है इसे। यानी यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है देश भर में विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करके इंटरनेट की सुलभता और पहुंच को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पीएम वाणी योजना का जो संबंध है वह किससे है, सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। किसको, हेरिटेज इमारतें, जो प्राचीन इमारतें हैं उन्हें जो है होटल के रूप में विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है, तो वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। किसको, चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है भारत सरकार ने, और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा। तो देखिए चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापान दोनों साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन के लिए काम करेंगे और हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जाक्सा, ठीक है। जाक्सा का मतलब क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सेलरेशन एजेंसी, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तक आप जानते हैं कि भारत में कितने चंद्रयान मिशन भेजे जा चुके हैं, तो 3 चंद्रयान मिशन अब तक भारत में भेजे जा चुके हैं, ठीक है ना। कितने, 3 चंद्रयान मिशन भारत में भेजे जा चुके हैं। और जो तीसरा मिशन था चंद्रयान का, उसे बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरा चंद्रयान मिशन कब भेजा गया था, तो यह 14 जुलाई 2023 को तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और यह पहुंचा कब था, तो यह चंद्रमा पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा पर लैंड किया था, ठीक है, तीसरा चंद्रयान मिशन। और इसी दिन को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 23 अगस्त के दिन को मनाया जाता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो चौथा चंद्रयान मिशन है, चौथे चंद्रयान मिशन को 2027 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है। 2027 में चौथा चंद्रयान मिशन जाएगा और उसके बाद जो 5वां चंद्रयान मिशन जाएगा वह भारत की एजेंसी इसरो है, अंतरिक्ष एजेंसी, और जापान की एजेंसी जाक्सा, इन दोनों ने मिलकर के 5वें चंद्रयान मिशन के लिए जो है आपस में सहयोग करने का समझौता किया है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है कि किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो 58वां टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के सेना प्रमुख ने कहां पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को कहां पर श्रद्धांजलि दी गई है और भारत के सेना प्रमुख ने यह श्रद्धांजलि दी है, तो वह श्रद्धांजलि दी गई है फ्रांस में। बी ऑप्शन सही है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है न्यू शॉपेल, ठीक है, न्यू शॉपेल,
ठीक है, यह फ्रांस का एक शहर है और यहाँ प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो भारतीय सैनिक थे और जो शहीद हो गए थे, तो उनके सम्मान में एक युद्ध स्मारक बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी युद्ध स्मारक पर जाकर भारतीय सेना प्रमुख, कौन है सेना प्रमुख? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहाँ भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में जो युद्ध स्मारक है वह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले शहीद भारतीयों की याद में बनाया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए, वह है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में इनका नाम शामिल है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 18वां प्रश्न है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए पहली बार एक कन्नड़ पुस्तक को जो है सूचीबद्ध किया गया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका नाम है हार्ट लैंप। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, और यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बुकर पुरस्कार में कन्नड़ पुस्तक को भेजा गया है जिसका नाम है हार्ट लैंप। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? ठीक है, तो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित करने वाली जो IIT है उसका नाम है IIT मद्रास। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS या इरिस कहते हैं, इसे विकसित करने वाली जो भारत की IIT है वह है IIT मद्रास, और यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनका नाम है अंजू राठी राणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनने वाली कौन है? तो वह है अंजू राठी राणा। ठीक है, बस इतना याद रखें, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? बताइए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है विदर्भ ने। डी ऑप्शन सही है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आज का 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है वह है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मॉरिशस में। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, अब देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, नवीन चंद्र राम गुलाम यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, और इन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर मॉरिशस में एक जगह है रेडुइट, ठीक है, रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहां किया गया, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 का जो आयोजन है वह जयपुर में किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आईफा अवार्ड का इस वर्ष जो है सिल्वर जुबली आयोजन था। ठीक है ना, सिल्वर जुबली यानी कितने वर्ष पूरे हो गए आईफा अवार्ड के? तो 25 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आईफा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया वह किसे दिया गया? तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है लापता लेडीज को। किसको? लापता लेडीज को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसका निर्देशक कौन है जिसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया? तो इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पाने वाली निर्देशक है वह है किरण राव। ठीक है, आप जानते हैं यह आमिर खान की पूर्व पत्नी रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है ना, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है, इस बात को याद रखेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रणव वेंकटेश जो है चौथे भारतीय हैं। चौथे भारतीय हैं, चौथे भारतीय हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो वह थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है ना। और दूसरे भारतीय कौन थे जिन्होंने यह खिताब जीता है? तो दूसरे भारतीय थे पी हरिकृष्णा, ठीक है, पी हरिकृष्णा, और इन्होंने 2004 में यह जीता था, जबकि विश्वनाथन आनंद ने 1987 में यह पुरस्कार जीता था, ठीक है। और तीसरे जो भारतीय थे इनके पहले, वह थे अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता ने 2008 में यह पुरस्कार जीता था, ठीक है, यह चैंपियनशिप जीता था, अभिजीत गुप्ता। अब चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? प्रणव वेंकटेश, जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आज के 25वें प्रश्न की तरफ। देखिए 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान किसे मिला है? भारत को मिला है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता, इसकी मेजबानी किसने किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। यह एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं आज का 27वां प्रश्न है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर संपन्न हुआ? फिर से ध्यान से पढ़िए, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 यह कहां संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर सही बताइए। तो यह संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सतत विकास शब्द जहां भी मिल जाए वहां रुक के ही आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए कि इसका विषय क्या था? तो देखिए विषय जरूर जानिए, इसका विषय था सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन में तेजी लाने के लिए, ठीक है, में तेजी लाने के लिए, ठीक है। यह जो है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय था, इसे भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है, वह है पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा योजना है? पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए वह राज्य है गुजरात। गुजरात जो है पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में नंबर 1 पर रहा है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अब देखिए पीएम सूर्य घर योजना आखिर है क्या? देखिए इस योजना की जो घोषणा है वह 1 फरवरी 2024 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। और इसको जब लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है ना। अब पीएम सूर्य घर योजना जो है उसका मतलब क्या है? देखिए इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को 2027 तक, कब तक? 2027 तक 1 करोड़ घरों को, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर देता हूं, 2027 तक 1 करोड़ घरों को, ठीक है, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, ठीक है, घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है, ठीक है, मुफ्त बिजली। अब देखिए वर्ष 2024-25 का जब बजट आया था तो उसमें सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था। अब इस रुपए का यूज क्या होगा? सबके घरों के छतों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जिससे सौर एनर्जी इकट्ठी की जाएगी, सौर ऊर्जा इकट्ठी की जाएगी। उससे व्यक्ति क्या करेगा कि अपने घर की बिजली जला सकता है और जब उसके पास बिजली बच जाएगी तो वह उसे बेच भी सकता है, ठीक है ना। यही है पीएम सूर्य घर योजना। और वर्ष 2027 तक सरकार का जो टारगेट है वह 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 29वां प्रश्न है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? कौन सी पहल है? वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए यह शुरू की गई है एलआईसी के द्वारा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 30वां प्रश्न है वह है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल आपको बताना है कि यह जो है 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल का आयोजन 2027 में सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं आज का जो 31वां प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली
वाली पहली विधानसभा हो गई है। आपको बताना है कि किस राज्य की विधानसभा में अनुवादक सुविधा उपलब्ध हो गई। आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं, सभी भाषाओं में आपको अनुवाद करके चीजों को सुनाया जाएगा। ठीक है, तो पहली विधानसभा हो गई है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश हो गई है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने हाल ही में सुना होगा कि कुछ लोग जो हमारे माननीय विधायक हैं, वह कुछ लोग जो है अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी में भी बोलते हुए दिखाई दिए, बुंदेलखंडी में भी बोलते हुए दिखाई दिए। अब मान लीजिए किसी को भोजपुरी और बुंदेलखंडी सुनाई नहीं देती, मतलब समझ में नहीं आती है, तो वह क्या कर सकते हैं कि अपने इच्छा अनुसार जो उनकी भाषा है उस भाषा में उसका अनुवाद सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सुविधा से लैस होने वाली जो पहली विधानसभा है यह उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 32वां नंबर है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है वह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आयोजन किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 33वां प्रश्न है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए वह नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 34वां प्रश्न है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटक रहा है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 35वां प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो देखिए, आईसीसी अवार्ड्स 2024 दे दिया गया है, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है वह जसप्रीत बुमराह को मिला है, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 36वां प्रश्न है वह है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो महिला एकल का खिताब है वह जीता है मैडिसन कीज ने। ठीक है, किसने जीता है, मैडिसन कीज ने जीता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, मैडिसन कीज ने जीता है। ठीक है, अब देखिए मैडिसन कीज कहाँ की रहने वाली है, तो मैडिसन कीज जो है यह अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है ना, और इन्होंने हराया किसे है, तो आपने नाम सुना होगा आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका को इन्होंने हराया है, और आर्यना सबालेंका कहाँ की खिलाड़ी हैं, यह बेलारूस की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन्हें हरा करके मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है ना, अब देखिए पुरुष एकल किसने जीता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का वह जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है, जैनिक सिनर ने, और जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो यह इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इटली के जैनिक सिनर ने जीता है, और दूसरा इन्होंने हराया किसे है, जैनिक सिनर ने, तो इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। किसको हराया है, अलेक्जेंडर। ठीक है, एक सेकेंड, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो यह जर्मनी के खिलाड़ी हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, आज का देखिए पुरुष में जैनिक सिनर यहाँ लिखा भी है। अगला देख लेते हैं 37वां प्रश्न, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो वह स्थान है छठा। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का छठवां स्थान है, और यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कौन करता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो यह जारी करता है जर्मन वॉच। ठीक है ना, अब इसके अनुसार 1993 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, भारत का जो स्थान है जलवायु जोखिम सूचकांक में वह छठा स्थान है। ठीक है, यहां तक की घटनाओं को इसमें लिया गया है, और भारत छठे स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए 1993 से 2022 के दौरान डोमिनिका नंबर 1 पे है, फिर चीन है, फिर होंडुरास है, इस प्रकार है। ठीक है, और वर्ष 2022 में जलवायु जोखिम सूचकांक से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है पाकिस्तान, फिर उसके बाद बेलीज है और इटली है। ठीक है ना, तो भारत का जो स्थान है वह छठा स्थान है, आप इसे याद रखिएगा, और यह सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, और यह वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है ना, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री नई दिल्ली की कौन बनी है। तो आप जानते हैं कि हाल ही में रेखा गुप्ता
केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है ना। अब देखिए दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। ठीक है ना, सुषमा स्वराज। और यह जो है 52 दिनों तक महिला मुख्यमंत्री थी, 12 अक्टूबर 98 से लेकर के 3 दिसंबर 98 तक। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, वह बनी शीला दीक्षित। ठीक है ना। और शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था वह काफी लंबा था, और यह जो है 15 वर्ष और 25 दिन, मतलब यह 3 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, और 3 दिसंबर 98 से लेकर के 28 दिसंबर 2013 तक यह मुख्यमंत्री रही। ठीक है ना। तो कितने वर्ष रही? यह 15 वर्ष रही। तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो बनी, आप जानते हैं कि हाल ही में आतिशी मारलेना, यह जो है आम आदमी पार्टी की थी, और यह जो है महिला मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, और इन्होंने कुल 152 दिन तक इस पद को धारण किया रहा। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, चौथा जो मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री, वह है रेखा गुप्ता। तो आप इन्हें याद रखिएगा। इस प्रकार दिल्ली की 4 महिला मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री है ये रेखा गुप्ता। ठीक है। अगला देखते हैं, 39वां प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका आयोजन किया गया गुजरात में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है। 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एआई इस समय हमारे जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है एआई ने, और एआई की यूनिवर्सिटी जो है इसे बनाने की घोषणा कहां की गई है? तो भारत में एआई की जो पहली यूनिवर्सिटी बन रही है उसे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन सही है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, आज का 41वां प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? कौन सा खिताब? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है, इस बात को याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 42वां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में हुआ है? अब देखिए, अगर यह पूछ ले कि भारत और किस देश के बीच साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो यह आयोजन किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है ना। और इसका आयोजन कहां हुआ है? दूसरा प्रश्न अगर बनता है तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा, बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बताइए कि बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का? तो वह पुरस्कार दिया गया है कॉन्क्लेव को। बी ऑप्शन सही है। बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है कॉन्क्लेव फिल्म को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, इसका नाम है सृजनम। यह किसने लॉन्च किया है? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, इसका नाम है सृजनम। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के पहले स्वदेशी बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सृजनम। अब दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है, इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और एम्स दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए ये सारे प्रश्न हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में कराए हैं। जो लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़े हैं उन्हें इन सभी प्रश्नों को उनकी तैयारी होगी। ठीक है, उनके लिए ये बहुत आसान होगा, आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आज का 45 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? देखिए थीम क्या थी? भविष्य के सरकारों का निर्माण। ठीक है, इस थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है दुबई में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 46वां प्रश्न है, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? किसमें? पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में। तो आप जानते हैं इसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है ना, पैरा तीरंदाजी में एशिया कप रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो भारत है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 47वां प्रश्न है वह है, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन की दूरी इन्होंने पूरा की है, और इनका नाम है जैकब किप्लिमो। ठीक है, और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, इन्होंने कुल 56 मिनट 42 सेकेंड, ठीक है, 56 मिनट 42 सेकेंड में यह रेस पूरी की है। 21.9 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है। ठीक है ना, और जैकब किप्लिमो ने हाफ मैराथन जो है 57 मिनट से कम समय में पूरा किया है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वह 57 मिनट
40 सेकंड का था, ठीक है ना। तो उसे इन्होंने तोड़ दिया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जैकब किप्लिमो, और यह कहाँ के हैं, तो यह युगांडा के निवासी हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो देखिए बजट 2025-26 का जो आकार है वह है 50.65 लाख करोड़, बी ऑप्शन सही है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो 50.65 लाख करोड़, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों की चर्चा की गई है, बताइए। तो बजट 2025-26 में जो भाषण हो रहा था उस दौरान जो है वित्त मंत्री के द्वारा विकास के 4 इंजनों की चर्चा की गई, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अब विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला इंजन है कृषि का, ठीक है, और दूसरा इंजन कौन सा है, कृषि के साथ एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है ना। और विकास का जो तीसरा इंजन है वह कौन सा है, तो वह है निवेश या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, निवेश को कहा गया है। और जो चौथा इंजन है विकास का वह क्या है, वह है निर्यात या एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बजट 2025-26 में विकास के इन्हीं 4 इंजनों की चर्चा की गई है, आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50वां प्रश्न है, बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। तो बताइए कि बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है, तो वह आवंटित किया गया है 6,81,000 करोड़ रुपए, और यह सबसे अधिक बजट है। मतलब किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, तो रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक बजट 6,81,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अभी हाल ही में मखाना बहुत चर्चा में रहा है, तो बताइए कि बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो बिहार में, सी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है, तो यहीं पर बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए, ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए उसका नाम है स्वरेल, ठीक है। स्वरेल जो है भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए लॉन्च किया गया है, और यह एक एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। भारत का पहला है और ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 54वां प्रश्न है, देखिए वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, इस विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है। तो देखिए आरबीआई का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 2025, यह 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया गया है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे यह प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आरबीआई का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसका विषय क्या था, तो उसका विषय था वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, और यह कब मनाया गया, तो यह 24 से 28 फरवरी के मध्य मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 55वां प्रश्न है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो देखिए भारत का एक सेवानिवृत्त जहाज है और जिसका नाम है आईएनएस गुलदार, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। और आईएनएस गुलदार को भारत का पहला पानी के नीचे स्थित संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है हाइप्रिक्स एविएशन, ठीक है, तो इसके द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है। देखिए भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर में किसके द्वारा, हाइप्रिक्स एविएशन एक प्राइवेट कंपनी है, इसने भारत में निजी तौर पर सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का विकास किया है, ठीक है, और इसका नाम इसने क्या रखा है, तेज, डी ऑप्शन है, याद रखिएगा, तेज नाम है सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का, ठीक है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो बताइए ग्रामीण क्रिकेट लीग किसने शुरू किया है, तो वह राज्य है बिहार, बी ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बिहार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए वर्ष 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन, देखिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है, और इसका जो एआई शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा, और यह पहला एआई शिखर सम्मेलन है, तो इसकी मेजबानी करने वाला है कौन, भारत, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 2025 में एआई शिखर सम्मेलन होने वाला है, और यह पहला एआई शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 59वां प्रश्न है, देखिए 59वां प्रश्न क्या है, आपने सुना होगा एक चर्चा में रहा है ग्रॉक 3,
ठीक है। ग्रॉक 3 का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रॉक 3 जो है यह चैटबॉट है, यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो बताइए ग्रॉक 3 किस कंपनी का है? तो यह है यक्स एआई का, ठीक है ना। बी है, बी ऑप्शन सही है। ग्रॉक 3 एक चैटबॉट है और यह एक यक्स एआई कंपनी का है, ठीक है ना। और इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कहा जा रहा है। अब बताइए कि यक्स जानते हैं, पहले यक्स का नाम क्या था? ट्विटर, ठीक है। ट्विटर का जो नया नाम है वही है यक्स। और बताइए कि यह कंपनी किसकी है आखिर? एक्स कंपनी किसकी है? तो जल्दी से बताइए। तो देखिए यक्स के जो संस्थापक हैं वो कौन है? एलन मस्क हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो एलन मस्क की कंपनी है यक्स एआई, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ग्रॉक 3 चैटबॉट लॉन्च किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 60वां प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईवीएफ तकनीक के द्वारा पहली बार कंगारू भ्रूण का निर्माण किसने किया है? तो वही कंगारुओं की भूम जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का 61वां प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब जीता है, देखिए विक्टर एक्सेल्सन ने और यंसे यंग ने, ठीक है ना। पुरुष और महिला एकल ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और यंसे यंग ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी तकनीक मिल करके बनाने की घोषणा की है? तो वह है अमेरिकी सोनोबाय, ठीक है ना। अमेरिकी सोनोबाय को सह उत्पादन के रूप में बनाने की घोषणा किसने की है? भारत और अमेरिका ने, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज और जान लीजिए, आखिर सोनोबाय क्या है? सोनोबाय के बारे में, क्योंकि यह भारत और अमेरिका मिलकर के इसको बनाने वाले हैं, तो सोनोबाय है क्या? तो सोनोबाय एक प्रकार का सैन्य उपकरण है, ठीक है। क्या है सोनोबाय? एक प्रकार का सैन्य उपकरण है और जिसका जो यूज होता है वह समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनोबाय का यूज किया जाता है और इसका जो वर्तमान में यूज है वह अमेरिकी नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पे किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सोनोबाय क्या होता है, एक ऑटोनोमस डिवाइस होता है जिसे विमान से या हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिरा दिया जाता है, ठीक है ना। अब सोनोबाय की जो बनावट होती है इसमें दो चीजें मुख्य होती हैं, एक तो इसमें हाइड्रोफोन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफोन होता है और यह पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को पकड़ता है। हाइड्रोफोन क्या करता है? पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को पकड़ता है, ठीक है ना। तो एक तो इसमें यह लगा होता है, तो जैसे कोई पनडुब्बी का इंजन या टारपीडो की आवाज इसे सुनाई देती है तो यह उसे पकड़ लेता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें लगा होता है रेडियो ट्रांसमीटर। क्या होता है? दूसरा इसमें क्या होता है? रेडियो ट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है ना। तो रेडियो ट्रांसमीटर यह ध्वनि डाटा को जो ऊपर सतह पे मौजूद होते हैं, विमान या कंट्रोल सेंटर होता है, वहां पे पहुंचा देता है इस रेडियो ट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोन और रेडियो ट्रांसमीटर से मिल करके बनता है सोनोबाय, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी नौसेना ने जो है, अमेरिका और भारत ने मिल करके भारतीय नौसेना के लिए इसके उत्पादन के लिए समझौता किया है, घोषणा की है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसएओ ने कितना लगाया है? किसके लिए? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि है, तो एनएसओ ने इसकी जो जीडीपी वृद्धि है उसका अनुमान कितना लगाया है? तो वह लगाया है 6.4%, ठीक है। तो एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वह 6.4% रहेगी और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का 64वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? किसका? प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है गुजरात। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो वह है मेजबान राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात राज्य, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 65वां प्रश्न है, ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये ताड़ नहीं है, वास्तव में ये टाड है,
ठीक है ना। तो ट्रोजन 155 मिलीमीटर टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए भारत और फ्रांस के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है ना। टार्ड का विकास, यह आर्टिलरी गन है और यह इसका विकास जो है भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया, ठीक है ना। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो बताइए कि जो बजट आया है 25-26 में, उसमें जो नई इनकम टैक्स व्यवस्था आई है उसमें कितने लाख रुपए तक टैक्स फ्री रखा गया है? तो वह रखा गया है 12 लाख रुपए तक, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए और आपके लिए फिर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 67 नंबर प्रश्न है, बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में जो आवंटित किया गया है वह कितना? 1,28,650 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन सही है। शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना पैसा बजट में दिया गया है? 1,28,650 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम बताइए क्या है? तो वह है सबका विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबका साथ सबका विकास न मार दीजिएगा, सबका विकास है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का 69वां प्रश्न है, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो बताइए कि जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान बजट 2025-26 में लगाया गया है? तो यह लगाया गया 4.4%, ठीक है, याद रखिएगा और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। 4.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान बजट 2025-26 में लगाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 70वां प्रश्न है, देखिए जल जीवन मिशन योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? बताइए जल जीवन मिशन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया है वर्ष 2028 तक के लिए, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में आपने यह तो देख लिया कि किस वर्ष तक के लिए जल जीवन मिशन योजना को बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत जो की गई थी जल जीवन मिशन योजना की, तो यह शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 तक को, ठीक है ना। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अब इस मिशन का, हर योजना का एक उद्देश्य होता है, तो इस मिशन का भी एक उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के सभी दूर सुदूर गांव के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य, ठीक है। और यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया था? यह लक्ष्य रखा गया था 2024 तक के लिए, ठीक है। लेकिन 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए इसे जो है वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 तक और पहला टारगेट 2024 तक था। अब इसे बढ़ा के 2028 कर दिया गया। इसका उद्देश्य था भारत के सभी दूर सुदूर गांव के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? अब बताइए आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वह कितनी है? तो देखिए उसके अनुसार 6.3% से लेकर के 6.8% तक, ठीक है। आर्थिक समीक्षा जो 2024-25 की है उसके अनुसार जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 6.3 से लेकर के 6.8% तक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक, ठीक है, डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? आप यह बताइए कि किस देश द्वारा डेविल स्ट्राइक अभ्यास आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आयोजन किया गया है भारत द्वारा, ठीक है। डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारत द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 73वां प्रश्न देखते हैं। आज का 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई राष्ट्रगीत को शामिल किया गया है? आपको यह बताना है। तो वह है सेवडा लिंका, ए ऑप्शन सही है, सेवडा लिंका को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 74वां प्रश्न है, देखिए बिजनेस रेड्डी या बी रेड्डी रिपोर्ट कौन जारी करता है? बिजनेस रेड्डी या बी रेड्डी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। बिजनेस रेडी या बी रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह विश्व बैंक जारी करता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 75वां प्रश्न है वह है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है, तो वह $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की पहली एयर टैक्सी का नाम क्या है, भारत की पहली एयर टैक्सी का नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम है शून्य। ठीक है, अब इसका प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है सरला एविएशन ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें 2 प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी का नाम क्या है, तो उसका नाम है शून्य। इसे लॉन्च किसने किया है, तो सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन कहां पे किया है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका उद्घाटन हुआ है लद्दाख में। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है। कौन सी मिसाइल है, नाग मार्क 2, यह एंटी टैंक मिसाइल है। देखिए कभी कभी मिलान करने को आ जाता है कि नाग कौन सी मिसाइल है, तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और यह किसके द्वारा विकसित की गई है, आपको यह बताना है। तो यह विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा, नाम याद रखिएगा, भारत की लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है अनुजा। इसको ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है, आपको यह बताना है। तो देखिए इसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो भारत की एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है अनुजा, इसे ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन की श्रेणी में नामांकित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह किसी भी परीक्षा जो संभावित है सब में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला, इसका उद्घाटन कहां किया गया। भारत का पहला केबल आधारित, ठीक है, रेलवे ब्रिज है जो कटरा और रियासी को जोड़ने वाला है, इसका उद्घाटन कहां किया गया है। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है। भारत का पहला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ग्रीन हाइड्रोजन हब है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहां रखी है। तो इसकी आधारशिला रखी है विशाखापत्तनम में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, और कहां पे, विशाखापत्तनम में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है वो कहां किया गया है, तो वह भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, 83वां प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या था। 76वां जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ उसकी थीम के बारे में आपको बताना है। तो उसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की जो थीम है वो क्या है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, और यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है, ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया। अब देखिए बहुपक्षीय अभ्यास है, उसका नाम क्या है, ला पैरोस। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, आपको यह बताना है। तो इसमें कुल जो है 9 देशों ने भाग लिया। ठीक है, ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया है, 9 देशों ने भाग लिया है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए ला पैरोस जो बहुपक्षीय अभ्यास हुआ इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया। तो कौन कौन से 9 देश हैं, तो देखिए पहला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया, पहला है। दूसरा देश कौन सा है, कनाडा ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तीसरा देश कौन है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें भाग लिया है। चौथा देश है फ्रांस, फ्रांस ने इसमें भाग लिया। पांचवा देश है इसमें भाग लेने वाला भारत। ठीक है ना, छठवां देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने भी इसमें भाग लिया है। सातवां देश है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने इसमें भाग लिया है। आठवां देश इसमें कौन सा भाग लेने वाला है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और 9वां देश है जिसने इसमें भाग लिया वह है सिंगापुर।
ठीक है। तो इस प्रकार ला पैरोस में कुल 9 देशों ने भाग लिया है और मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के बीच जो है यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए 16 जनवरी को भारतीय लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह देश है भारत। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी, ठीक है, भारत कर रहा है, याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें, ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो खो खो विश्व कप 2025 की विजेता किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें बनी? यानी महिला और पुरुष दोनों ही टीमें एक ही देश की हैं और जिन्होंने खो खो विश्व कप 2025 जीता है। तो वह देश कौन सा है? तो वह अपना देश है भारत, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 88 नंबर प्रश्न है। 22 जनवरी को किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए? 22 जनवरी को किस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिए, वह योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 22 जनवरी 2015 को किया था। कहां से? पानीपत, हरियाणा से किया था। इस बात को याद रखिएगा। तो 22 जनवरी को 10 साल इसके पूरे हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के, ठीक है। अगला देखते हैं 89वां प्रश्न है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो का जो नया अध्यक्ष है वह है वी नारायणन, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन बने हैं, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साल 2024 के लिए कुल कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 25 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। सॉरी, 25 नहीं, कुल 32 एथलीटों को, ठीक है, ये 25 नहीं है, 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है साल 2024 के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 91वां प्रश्न है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो देखिए, WPI के आधार वर्ष के संशोधन के लिए एक कमेटी गठित की गई है और जिसकी अध्यक्षता है कर रहे हैं रमेश चंद्र, ठीक है ना। तो मूल्य सूचकांक के ये आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष हैं रमेश चंद और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, कि WPI के आधार वर्ष यानी मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो रमेश चंद है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है किस मिशन के तहत? तो यह मिशन है स्पाइडेक्स, ठीक है। स्पाइडेक्स मिशन के तहत जो है भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक है और भारत दुनिया का चौथा देश बना है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब चलिए यह जान लेते हैं कि आखिर अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्निक क्या है, आखिर यह क्यों इतनी चर्चा में है और भारत चौथा देश है यह टेक्निक हासिल करने वाला, ठीक है। तो देखिए, अंतरिक्ष डॉकिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है आपने? एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में, ठीक है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, या इसे कहते हैं स्पेस स्टेशन, ठीक है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। अब देखिए, जब आप देखते होंगे कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कहाँ जाते हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके रुकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट है जो वहां से वहां जाता है, जैसे आप अभी चर्चा में रहे स्पेस एक्स का ड्रैगन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वह सुनीता विलियम्स वगैरह को लेने गया था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वह जब जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो बना हुआ है वहां जाएगा और यह उसके मुंह से आपने इसे जुड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ का स्पेस क्राफ्ट है यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जाके जुड़ जाता है, इसे कहते हैं डॉकिंग, ठीक है ना। आपने डॉकयार्ड सुना है ना? डॉकयार्ड में क्या होता है कि जहाज वहां आके
खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है। उसी तरह क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो नीचे से स्पेसक्राफ्ट जाता है वह उससे जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं डॉकिंग। और जब वह अपना काम पूरा कर लेता है, जैसे मान लीजिए सुनीता विलियम्स वगैरह को उसने बैठा लिया अपने स्पेस क्राफ्ट में और फिर उससे जो है छूट गया, तो जब अंतरिक्ष स्टेशन से छूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अनडॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग यह दो जो है तकनीक है, और इसे प्राप्त करने वाला भारत जो है एक दुनिया का चौथा देश बन गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी कि यहां से कोई स्पेसक्राफ्ट जाए और वहां अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ जाएगा मान लीजिए, तो इसे डॉकिंग कहते हैं, और जब उसका काम खत्म हो जाए और वह वापस आने लगे तो इसे क्या कहते हैं, अनडॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल, देखिए उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है, उसका नाम है स्पाइडेक्स। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स क्या है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, या भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए यह हासिल किया है भारत ने दूसरा स्थान, ठीक है ना। सेकंड नंबर हासिल किया है भारत ने। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, बी ऑप्शन सही है। 94वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो बताइए गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 2025 में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है द ब्रूट लिस्ट को मिला है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 95वां प्रश्न है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो बताइए कि वर्ष 2024 के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो वह दिया गया है 4 खिलाड़ियों को, ठीक है। वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए उसमें 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बताइए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले हैं डी गुकेश, कौन है, डी गुकेश हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये कौन से खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरे जो खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, कौन है, हरमनप्रीत सिंह, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है हॉकी से, ठीक है ना, इन्हें भी याद रखिएगा। तीसरे हैं मनु भाकर, आप जानते हैं मनु भाकर, और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो यह है निशानेबाजी से, ठीक है। मनु भाकर का संबंध क्या है, निशानेबाजी से है, ठीक है। और चौथा जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वह प्रवीण कुमार को दिया गया है, और प्रवीण कुमार किससे संबंधित है, तो यह है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स से, ठीक है। तो याद रखिएगा इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। 97वां प्रश्न है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत का पहला जो ग्लास सी ब्रिज है वह बनाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है ना। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, तो यह कहां बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक ग्लास ब्रिज है, लेकिन यह क्या है, यह है ग्लास सी ब्रिज है, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश में जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है वह बनाया गया है कहां पे, चित्रकूट में बनाया गया है, ब्रिज नहीं है बल्कि वो, ठीक है, वैसे ही बनाया गया है। और जो यह बनाया गया है यह ग्लास सी ब्रिज है, और यह तमिलनाडु में बनाया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। 98वां प्रश्न है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का जो टाइटल है वह किसने जीता है, तो वह जीता है कोनेरू हम्पी ने, ठीक है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल कोनेरू हम्पी ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो वह देश है चीन, ठीक है। जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा वो अक्सर जो है चीन के ही पास रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए किसका निर्माण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है चीन, ठीक है ना। अगला देखते हैं। 100वां प्रश्न है।
आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह देश है मलेशिया। मलेशिया में आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 101 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का जो अनावरण है वह कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको यह बताना है। तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और यह भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग है, नागपुर मानसर, ठीक है। नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और इसमें जो है 1 किलोमीटर का हिस्सा, कितना? 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वह 15% बायो बिटुमेन का यूज करके डामर बनाया गया है और उससे उसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और इस बिटुमेन का निर्माण करने में क्या हुआ है कि मतलब लिग्निन नामक फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से बनाया गया है। कौन से फसल का प्रयोग किया गया है? लिग्निन नामक फसल। और इससे जो बिटुमेन मिला है उसी से इसका डामर का मतलब निर्माण किया गया है, उससे इस सड़क को बनाया गया है। तो भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उद्घाटन है वह महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 103 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, यह मनाया गया है 21 दिसंबर को, ठीक है। तो पहला विश्व ध्यान दिवस है, याद रखिएगा, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो 21 दिसंबर को मनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 104 नंबर प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह मिला है गगन गिल को, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो गगन गिल है यह एक कवित्री है और इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है ना। और इसी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मैं जब तक आई बाहर, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और गगन गिल एक कवित्री है, उनकी यह रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 105वां प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? ठीक है, तो भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो देखिए, वह किसके खिलाफ बनाया था महिला टीम ने? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे आखिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर कितना बनाया था? तो बनाया था 217 रन, ठीक है, 217 रन बनाया था और कितने विकेट पे? 4 विकेट पे, ठीक है, 4 विकेट पे 217 रन का स्कोर बनाया था भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का 106 नंबर प्रश्न है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? अब देखिए, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किस महिला खिलाड़ी ने जीता है, महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने जीता है? तो वह जीता है एताना बोनामाती ने, ठीक है, एताना बोनामाती ने महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 फीफा का अवार्ड जीता है, ठीक है ना। अब पुरुष का अवार्ड किसने जीता है? तो महिला का इसने जीता है एताना बोनामाती ने, और पुरुष अवार्ड का किसने जीता है? तो यह जीता है विनीसियस जूनियर ने। किसने? विनीसियस जूनियर ने जीता है, और यह कहाँ का खिलाड़ी है? तो यह है ब्राजील का, ठीक है, ब्राजील के खिलाड़ी हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है पुरुष में विनीसियस जूनियर ने जीता है और यह ब्राजील के खिलाड़ी, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किसकी पहल है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन है, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आईएनएस निर्देशक का जो डिजाइन है वह किस उद्देश्य के लिए किया गया है, आपको यह बताना है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण
और नेविगेशन में सहायता करना, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता करने के लिए आईएनएस निर्देशक का डिजाइन किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। आरबीआई के द्वारा अतिरिक्त कृषि ऋण की जो सीमा है वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो वह कर दिया गया है 2 लाख रुपए, याद रखिएगा, इसको एज इट इज रख लीजिएगा और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 2 लाख रुपए कर दिया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 110 नंबर प्रश्न है, देखिए आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट, ठीक है, किस देश की खिलाड़ी हैं। तो देखिए साइबर ब्रंट किसकी खिलाड़ी हैं, तो नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं, तो देखिए यह है इंग्लैंड की, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखिए आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं, तो यह इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 111वां प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में, सी ऑप्शन सही है, याद रखेगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, चेन्नई में स्थापित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है मुंबई ने, आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन है, देखिए टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए कौन चुना गया है। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है ना। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 114वां प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, कौन सा, डेजर्ट नाइट। देखिए आपको इतना ही पूछा जा सकता है कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया। अब देखिए या तो इतना पूछिए या तो पूरा पूछे कि डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है। तो देखिए इसमें भारत के साथ जो भाग लिया है वह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है वह भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 115वां प्रश्न है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया। किस ग्रुप ने, बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने, और यह ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह समझौता किया है यूनिसेफ के साथ, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए 116वां प्रश्न है, 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर किया गया है। देखिए 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए डेली करंट अफेयर्स में हमने इसे पढ़ाया भी है। तो 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला का जो आयोजन है वह किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 117वां प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है और उसका नाम है जलवाहक योजना, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जलवाहक योजना यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 118 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है ना। अब देखिए जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव था इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया और भारत मंडपम कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव था यह पहला महोत्सव था, ठीक है, पहला महोत्सव था जिसका आयोजन किया गया है अष्टलक्ष्मी के नाम से, ठीक है। और इसका उद्घाटन 6 से 8 दिसंबर के बीच यह आयोजन हुआ था 2024 में और 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था, ठीक है ना। अब इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वह क्या है, देखिए पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। इन 8 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है, अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अष्टलक्ष्मी के रूप में
में जाने जाने वाले यह जो 8 राज्य हैं, इसमें देवी लक्ष्मी द्वारा सन्निहित समृद्धि के 8 रूपों का यह प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो कौन-कौन से 8 रूप हैं? समृद्धि है, ऐश्वर्य है, पवित्रता है, धन है, ज्ञान है, कर्तव्य है, कृषि है और पशुपालन है। ठीक है? तो जो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसका जो उद्देश्य है वह पूर्वोत्तर भारत के जीवंत कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 119वां प्रश्न है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। डी ऑप्शन सही है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। 120वां प्रश्न देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मतलब एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक किसने मारा है? तो वह है स्मृति मंधाना। ठीक है ना? स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। याद रखिएगा, ये पहली महिला क्रिकेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 121वां प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है डी गुकेश ने, और उपविजेता कौन है? हराया किसे है? तो यह हराया है डिंग लीरेन को। ठीक है, और डिंग लीरेन कहाँ के हैं? यह है चीन के। अब देखिए, इस जीत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल हैं। देखिए, 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। ठीक है ना? तो यह जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन है। ठीक है ना? सबसे कम उम्र के, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और भारत के दूसरे विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता है। तो पहले कौन थे? भारत के एकमात्र विजेता थे, वह पहले थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी यह बने हैं डी गुकेश, और जिसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, अगला है 122वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय पर्यावरणविद है जिसे यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है। तो बताइए कौन सा है? तो वह है माधव गाडगिल। ठीक है ना? ये ऑप्शन याद रखिएगा। इन्हें यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, माधव गाडगिल है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं, 123वां प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट आप जानते हैं कि लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है, और इसका जो गोल्ड मेडल है वह जीता है पीवी सिंधु ने। ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं, 124वां प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, यह आपको बताना है। तो यह मिला है टॉक्सिक को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, और यह हायर एजुकेशन में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को मिला है। अगला देख लेते हैं, 125वां प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां किया गया है? तो वह किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा है असम में। ठीक है, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहाँ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं, 126वां प्रश्न है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का जो उद्घाटन है वह कहां पर किया गया है? तो वह किया गया है लेह में। ठीक है ना? और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का जो उद्घाटन है वह लेह में किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं, आज का 127वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का जो अनावरण है वह कहां किया गया है? तो वह किया गया है जोधपुर में। ठीक है ना? बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 128वां प्रश्न है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया?
किसके लिए? भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS एक गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है, आपको यह बताना है। तो देखिए यह दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS एक गुड प्रैक्टिस अवार्ड श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? कौन सा अभियान है? बाल विवाह मुक्त भारत। इस अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है बताइए? तो इसे लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। डी ऑप्शन सही है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, किसने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आप जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा देवी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है ना। 130वां प्रश्न देखते हैं। देखिए IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL के नीलामी का जो इतिहास है उसमें बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो वह है ऋषभ पंत, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऋषभ पंत को कुल कितने करोड़ रुपए देकर खरीदा गया? तो 27 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और यह अभी तक IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 131 नंबर प्रश्न है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो वह है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। सी ऑप्शन है, याद रखिएगा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो बताइए राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि दुनिया में भारत किस स्थान पे रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में? तो वह 10वें स्थान पे रहा, ठीक है। और यह सूचकांक 2024 का है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पे रहा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 134 नंबर प्रश्न। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह बताइए? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते, देखिए फिर से इस पुरस्कार को जान लीजिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 135वां प्रश्न है। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की जो मेजबानी है वह करेगा बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 के इन दोनों खेलों, चाहे वह पैरा गेम्स हो चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, इन दोनों की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। और बिहार के राजगीर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 136वां प्रश्न है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? अब बताइए कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो AI है उसके लिए डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? भारत का पहला है और स्वदेशी रूप से विकसित है एंटीबायोटिक दवा है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एंटीबायोटिक दवा का नाम है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसरो ने किसके साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है? तो देखिए किसके साथ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 139वां प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? तो वह बन रहा है लखनऊ में, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यह किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। 140 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 140वां प्रश्न है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहला खो खो विश्व कप होने वाला है, और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा आपको यह बताना है। तो इसकी मेजबानी करेगा भारत, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप, यह देख लीजिए, पहला खो खो विश्व कप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह भारत कर रहा है, इसे याद रखेंगे। ठीक है ना। अब चलिए 141 नंबर प्रश्न देखते हैं। 141वां प्रश्न है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक यानी जीराय को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किसके लिए? शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए, यह संसदीय अस्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की जो सिफारिश है वह शुरू किया था संसदीय अस्थायी समिति ने। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 142वां प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? 19वां G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहां किया जा रहा है? तो वह रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहां किया जा रहा है? रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 143 देख लेते हैं। देखिए 143वां प्रश्न है, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024, इसका खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपने नाम किया है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 किसने जीता है, तो यह जीता है विक्टोरिया केजर थेलविग ने। अब यह किस देश की है? तो यह डेनमार्क की रहने वाली है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन है, आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की जो मेजबानी है वह किया है भारत ने, आप इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वैश्विक सहकारी सम्मेलन, ठीक है, इसकी मेजबानी भारत ने किया है। अगला देख लेते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो यह आयोजन किया गया राजगीर में, और राजगीर कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है मोगा। ठीक है, मोगा इसका शुभंकर है। और देखिए, इसका विजेता कौन रहा है? ये इस महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है भारत। ठीक है, यह चैंपियंस ट्रॉफी संपन्न हो चुकी है, और इसका विजेता कौन रहा है? तो भारत इसका विजेता रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए यहां भी लिखा है विजेता भारत रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए, विजेता भारत रहा है और इसका शुभंकर क्या है? मोगा है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है? कायाकल्प योजना, यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, कायाकल्प योजना। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही जानिए इसके बारे में कि कायाकल्प योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसमें से कौन सा देश है जिसने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए, वह देश है डोमिनिका, गुयाना और बारबाडोस। इन तीनों देशों ने वर्ष 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है और सबको संयुक्त रूप से भी पूछा जा सकता है, जैसे यह प्रश्न बनाया गया है। ठीक है ना, तो डोमिनिका, गुयाना और बारबाडोस ने, तीनों देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है नवंबर 2024 में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 148वां प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? क्या है? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी, यह किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? तो देखिए, यह कौन सा सम्मेलन है? यह G20 सम्मेलन है। G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी
ठीक है, इसे जारी किया गया है। अब इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, सिर्फ इतना जानते रहिए कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है, G20, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 149वां प्रश्न है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है वह कहां पे किया गया है? तो वह किया गया है हरियाणा में। ए ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? हरियाणा में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार, ठीक है, सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के तटीय गांव को? तो देखिए ये कौन से राज्य है? यह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। और आप जानते हैं कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा तूफान आता है, सुनामी की संभावना रहती है। तो उड़ीसा जो है तटीय राज्य है, यह भी जानते हैं आप। तो यूनेस्को ने इसे सुनामी तैयार राज्य के रूप में मान्यता दी है, ठीक है ना, सुनामी तैयार के रूप में किसका? उड़ीसा तटीय के गांव को, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एलस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? एलस्टोनिया स्कोलारिस जो खबरों में रहा है वह क्या है? तो वह है एक उष्णकटिबंधीय पेड़, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। एलस्टोनिया स्कोलारिस यह क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है और यह हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलस्टोनिया स्कोलारिस का अन्य नाम भी है, इसे जो है ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक अन्य नाम है स्कॉलर ट्री, ठीक है, स्कॉलर ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही इसे मिल्क वुड के नाम से भी जानते हैं और इसे डेविल्स ट्री या शैतान का पेड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है, शैतान का पेड़ या इसे आप कह सकते हैं डेविल्स ट्री, ठीक है। यह जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, सदाबहारी पेड़ है, ठीक है ना। और यह जो है एक तो जहरीला पौधा होता है, ठीक है, दूसरा इसके बहुत से आयुर्वेदिक गुण है और पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाले इसमें बहुत से गुण हैं, ठीक है। तो यह जो है एलस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 152 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो देखिए मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के और उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक योजना शुरू की है, आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला होगा, यह ध्यान रखिएगा, और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। यह कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 154 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? बताइए किस भारतीय खिलाड़ी ने एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो वह खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एफआईएच प्लेयर ऑफ ईयर का पुरस्कार 2024 का जीता है हरमनप्रीत सिंह ने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 155 नंबर प्रश्न है, उपन्यास आर्बिटल, ठीक है, आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है वह आर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया है। और यह किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है सामंथा हार्वे को, ए ऑप्शन सही है। सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है और उनकी रचना है, उपन्यास है आर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 156 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है बाकू में, ठीक है ना, याद रखिएगा, बाकू में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब देखिए बाकू कहाँ स्थित है? जहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 हो रहा है, तो यह अजरबैजान की राजधानी है, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 157 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो देखिए भारत और भूटान की सीमा पर,
ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। भारत और भूटान की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बताइए किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह देश है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया, ठीक है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो देखिए शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया और इन्हें पद्म भूषण का प्रदान किया गया था। तो वर्ष 2018 में शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन है, किसे 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 2026 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह भारत को चुना गया है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्ष 2026 तक अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत रहेगा और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं वह 161वां प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान है। अब देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, या इसे कहीं कहीं WJP लिख देते हैं, ठीक है ना। तो WJP या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो चौथा स्थान है, वह है 79 स्थान, ठीक है, 79वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं आज का हमारा 162वां प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो बताइए कि 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह थे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अब यह किस देश के राष्ट्रपति थे आपको यह बताना है, तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब दो प्रश्न इसमें है कि नहीं है। पहले पूछेगा कि 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किसे मुख्य अतिथि बनाया गया था, आमंत्रित किया गया था? तो वह थे प्रबोवो सुबियांतो। अब यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया के, ठीक है ना। अब आते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए राइटर्स विलेज के बारे में आपने सुना होगा, लेखक गांव का आविष्कार उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया है और यह कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 164 नंबर प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों को लॉन्च किया है, उसमें एक का नाम है अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अदम्य और अक्षर क्या है, तो यह भारतीय तटरक्षक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम है, ठीक है, अदम्य और अक्षर, ठीक है। अगला देख लेते हैं आज का हमारा 165वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको पता है कि 45वें राष्ट्रपति ही इस वर्ष 47वें राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन के आए हैं, तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, ठीक है ना। 46वें थे जो बाइडेन और 47वें राष्ट्रपति पुनः डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है ना। 166 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो वह की है भारत ने। सी ऑप्शन सही है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 167 नंबर क्वेश्चन है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? कौन सी फिल्म है? पहली बात तो यह जान लीजिए कि कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, और इसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया, आपको यह बताना है। तो यह है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस समय बहुत चर्चा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 168 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? आपकी परीक्षा के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना।
किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो बताइए वह कौन सा देश है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 169 क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वह है जापान। ठीक है ना, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। और इस लकड़ी से बने उपग्रह का जो नाम है उसका नाम है लिग्नोसैट, और यह विश्व का पहला उपग्रह है लकड़ी का। ठीक है ना, याद रखेंगे। 170 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? आपको बताना है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, 171 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पर शुरू किया गया है? इस प्रश्न को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की जो शुरुआत है वो कहां की गई है? तो लेह लद्दाख में की गई है, सी ऑप्शन सही है। अब आप जानते हैं कि वास्तव में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है, और वहां पे अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा तैरते हुए अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, आप जानते हैं। तो उसी माहौल को, अंतरिक्ष के माहौल को धरती पर क्रिएट करने के लिए और वहां भेजे जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। और इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां यहाँ क्रिएट की जाती है। ठीक है, और भारत का यह जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है इसकी शुरुआत हुई है लेह लद्दाख में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 172 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इस समय देखिए, सेमीकंडक्टर का जमाना है, एआई का जमाना है, सतत विकास का जमाना है। इन चीजों को जैसे ही देखिएगा तो आप थोड़ा सा रुक के इनके बारे में समझ के तब आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह है गुजरात। यहाँ पे 4-5 फैक्ट्रियां भी सेमीकंडक्टर की लगी हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चूंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ईएसआई के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? देखिए, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स है ईएसआई, इसके तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो देखिए, ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला जो भारत का पहला बंदरगाह है वह है मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है ना, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है ना, अब देखते हैं 174 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? अब देखिए, क्या बनाए जाने की? विशेष शिक्षा जोन। ठीक है, व्यापारिक जोन आपने सुना होगा, लेकिन विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो वह नई दिल्ली। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली की सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 175 नंबर प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 176 नंबर प्रश्न है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस। ठीक है, और यह कब आयोजित हुआ? रूस में आयोजित 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? तो यह है भारत के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार करना किया गया है? तो भारत की जो पहल है वह है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। ठीक है, इसमें जो बिल्ली की प्रजातियों के जानवर हैं, जैसे चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, इन सब की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के द्वारा। ठीक है, और इसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 177 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला जो पहला देश बना है वह बना है ब्रिटेन। याद रखिएगा, कोयले से विद्युत उत्पादन पूरी तरह से बंद करने वाला देश कौन बना है? ब्रिटेन बना है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? अब बताइए, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया जाता था उसके स्थान पर अब कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो वह दिया जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट
अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब से 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2024 का जारी किया गया है और इसमें जो भारत को स्थान मिला है वह 105वां स्थान मिला है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 127 देशों में 105वां स्थान मिला है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 180 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन कौन से हैं? डारोन एस मोगलू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स ए रॉबिन्सन है। इनको किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको किसको? डारोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए, साहित्य में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य में दिया गया है हान कांग को। ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एक संस्था है जापान की जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो। ठीक है, और यह जापान की संस्था है। यह परमाणु हमले से पीड़ित लोगों की सेवा करती है, उनकी मदद करती है। इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रिवकुन को। ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन हाफील्ड को और जोफ्री हिंटन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और रसायन में डेमिस हासाबिस को और जॉन एम जम्पर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 181 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार द्वारा किस योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और इस योजना को भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए, अगर हम आपसे यह पूछें कि उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, यह उड़ान का फुल फॉर्म है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है ना, तो उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान योजना की जो शुरुआत है वह 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। ठीक है ना, अब अगला देख ले। अब देखिए, इसके लिए सरकार ने क्या किया है? इसका अगले 10 वर्षों के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 182 नंबर क्वेश्चन है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको यह बताना है, तो जल्दी से आंसर बताइए। अब देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने किया है? तो वह किया है रसिया ने। याद रखिएगा, चूंकि इस समय रसिया यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और अनेक यूरोपीय देश रसिया के दुश्मन बने हुए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वह रसिया ने किया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवादित होने के कारण यह पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, 184वां प्रश्न है। देखिए, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो को और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों को दिया गया है सखारोव पुरस्कार 2024। ठीक है, याद रखिएगा, सखारोव पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया, इन दोनों को प्रदान किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज और जान लीजिए, सखारोव पुरस्कार जो है यह किसके लिए दिया जाता है? तो यह मानवाधिकार कार्य के लिए। ठीक है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है उसको सखारोव पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सखारोव पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई है वह हुई है 1988 से। ठीक है ना, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो वह बनी है बाला देवी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। बाला देवी ने 50 अंतरराष्ट्रीय गोल किया और यह पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। अब आ जाते हैं 186 नंबर क्वेश्चन पे। 186वां प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रेचल गुप्ता ने। ठीक है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रेचल गुप्ता ने जीता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। 187 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब बताइए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण सीमा है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो देखिए 10 लाख से बढ़ाकर इस ऋण सीमा को 20 लाख कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण सीमा 10 लाख थी उसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 188 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है? तो कौन सी महिला क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए वह महिला टीम है न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अच्छा देखिए, न्यूजीलैंड ने हराया किसे है? अब देखिए फाइनल में न्यूजीलैंड ने किसको हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है ना, और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के लिए यह पहला खिताब है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हराया और यह उसका न्यूजीलैंड का पहला खिताब है टी20 वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। ठीक है ना, अब आ जाते हैं 189 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर। आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष है वह कौन बनी है? तो वह बनी है विजया किशोर रहाटकर, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं 190वां प्रश्न, और शायद यही प्रश्न आखिरी प्रश्न है। ठीक है ना, तो 190वां और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो देखिए फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है निकिता पोरवाल ने। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने जीता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 190 प्रश्नों के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों को साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ, और आपको परीक्षा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ परीक्षा उपयोगी चीजें जो भी हैं वह आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन अब आपको हर बार शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।